अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मौजूदा हुकूमत के हवाले से पेशन गोई करना गलत नहीं होगा कि ये हुकूमत जिस काम में भी हाथ डालती है उसमें मसाइल का अंबार लग जाता है। चाहे सियासी जमातों की किरदार कुशी हो, चाहे उनके केसेस हों, चाहे सियासी लीडरान के हवाले से तनकीदी पहलू हों या फिर मईशत के हवाले से इक़दामात हों, किसी भी काम में मनतकी अंजाम तक पहुँचती हुई ये हुकूमत नज़र नहीं आती है। उम्मीदें बहुत बांधी जाती हैं IMF से होने वाले मुमकिन मुआहदे से लेकर दहशतगर्दी के खात्मे तक, अपोजिशन की जमातों के लीडरान के केसेस को मनतकी अंजाम तक पहुँचाने तक, बल्कि इस किस्म के कई ऐसे वादे हैं जो अभी तक वफा नहीं हो सके और हकीकतें सामने नहीं आ सकी हैं। इस हवाले से अगर ये भी कहा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत कुछ मामलात के ऊपर एक पेज के ऊपर हुआ करते थे तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या अभी एक पेज के ऊपर मौजूद हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इससे हटकर ये भी एक बात बड़ी अहम है कि इस वक्त की अपोजिशन की जमातें जो बज़ाहिर एक पेज पर नज़र तो आती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो भी एक पेज पर मौजूद नहीं है। जहाँ देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब मौका मिलता है वो अपने तौर पर फैसले कर लेती है और बाकी अपोजिशन की जमातें मुंह देखती रह जाती हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश इस वक्त की हुकूमत करना चाहेगी। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में बड़े बेहतर अंदाज में अपने कार्ड्स प्ले कर रही है, लेकिन जहाँ सही मायनों में फ़ायदा उठाने की बात हो वहाँ मुस्लिम लीग नून की तर्ज सियासत उसको फ्लॉप करार दे देती है। एक के बाद एक तरक्याती मंसूबों की इनॉग्रेशन करना, यकीनन पंजाब के अंदर तो हम इसकी अमली शक्ल देख रहे हैं, लेकिन तकनीकी लिहाज से देखा जाए तो क्या वफाक के अंदर भी मुस्लिम लीग नून उतनी ही कामयाब नज़र आती है? यकीनन ये एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत से पाकिस्तानियों के जहनों में है, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून की तरक्की का जिक्र करें, उसकी मकबूलियत का जिक्र करें, तो वो ग्राफ बेहतरी की तरफ जाने के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है और इसका भरपूर फ़ायदा अपोजिशन की जमातें जिसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उठाती नज़र भी आ रही हैं। इसी पूरे सियासी सिनेरियो के ऊपर बात करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, जो इस हवाले से न सिर्फ ये कि सीनियर सियासतदान है, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद है। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर ये बताइएगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत मईशत को संभालने की कोशिश कर रही है, टेररिज्म को संभालने की कोशिश कर रही है, खात्मे की बातें कर रही है, लेकिन जहाँ पर भी जाएं हुकूमत के बारे में ये पेशन गोई हो रही है कि ये हुकूमत ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। मसाइल का अंबार अपनी जगह है, अपोजिशन के ऊपर केसेस पे केसेस बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो हुकूमत की रेट इस्लामाबाद से बाहर बज़ाहिर कहीं नज़र नहीं आ रही है। आप इस राय के ऊपर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, असल में हुकूमत की अपनी जो लेजिटिमेसी है वो खुद नहीं है। अब हुकूमत अपनी सोच में, अपनी नज़र में खुद अपनी वक़्त नहीं रखती, क्योंकि उनका इक़्तिदार में होना आज अवाम के वोट की वजह से नहीं है, बल्कि अवाम के वोट को डिस्टॉर्ट करने की वजह से। उन्होंने अवाम का मैंडेट नहीं हासिल किया, बल्कि अवाम के मैंडेट को चुराया है। इन तमाम वजूहात की बुनियाद के ऊपर हुकूमत इस वक़्त खुद अपनी नज़र में ही एक गैर कानूनी और गैर मुंतखब हुकूमत है। और इससे आगे बढ़ते हुए अगर आप माज़ी की तनाज़ुर में देखें और हुक्मरानों की परफ़ॉर्मेंस की नज़र से देखें, तो पाकिस्तान में ये अफ़सोसनाक बात ये है कि अ, हुक्मरान तो कामयाब हैं, ठीक है जी, लेकिन मुल्क नाकाम है। हुक्मरान जो है वो अपनी ज़ाती मफादात और ज़ाती इख्तियार और ज़ाती इक़्तिदार के लिए तो अपने आप को कामयाब तस्वुर करते हैं, लेकिन उसके नतीजे में अवाम जो है वो लुट-पुट गए हैं। मुल्क का हर इदारा इस वक़्त जो है इन्हतात का शिकार है। बल्कि हकीकत आपने बहुत खूबसूरत बात की कि इस्लामाबाद से बाहर तो कहीं हुकूमत नहीं नज़र आती। मुझे तो अगर सच पूछो तो इस्लामाबाद में भी नज़र नहीं आती। मैं तो समझता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शायद प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हुकूमत मौजूद है। बाकी तो हर जगह अभी रोज़ ही आप देखें कंटेनर लग के इस्लामाबाद का हर ऐसा ही रास्ता है, बंद हुआ होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हुकूमत है नहीं। नहीं, लेकिन दुरानी अगर साहब, हुकूमत माज़रत मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपसे बहुत सी चीज़ें मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन एक मसला ये भी है ना कि अपोजिशन को सर्वाइव करने के लिए जो ग्राउंड मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। अगर अपोजिशन की जमातें एहतजाज की बात करती हैं, जलसे की बात करती हैं, तो उसकी भी इजाज़त नहीं दी जाती। तो कोई भी जमात जब हुकूमत में आती है वो भी यही करती है, मुस्लिम लीग नून भी यही कर रही है। आपके ख्याल में एक तो PTI से जो गलतियाँ सरजद हुई यकीनन वो संगीन हैं, लेकिन क्या बहैसियत अपोजिशन की जमात के जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है वो भी दुरुस्त रवैया है? मुस्लिम लीग नून की मजबूरी क्या है? अगर उनको लगता है कि फॉर्म 47 पे बने होने का इल्ज़ाम उनके ऊपर है तो छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दे दें। देखिए, बहुत सिंपल आपने बात की है और बहुत लेजिटिमेट बात है।
मैं तो आपको पता है इलेक्शन के दिन से नहीं, इलेक्शन का हम्म, प्रोसेस शुरू होने के दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक़्त रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, आपस में मिल-जुल मैंने तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बिल्कुल की कहा भी था। बात की। हम्म। लेकिन हम्म। इलेक्शन के बाद की जो सूरत-ए-हाल है उसमें तो आज रोज़ हुकूमत कहती है कि जी हम जनाब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हम्म। साथ ही कहते हैं कि जी ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्होंने 9 मई किया, इन्होंने फलाँ किया। मतलब ये है कि हुकूमत आज अगर चाहे तो मुज़ाकरात भी शुरू हो सकते हैं, ऑपोज़िशन और हुकूमत एक मेज़ पे भी बैठ सकते हैं। उसके सिर्फ़ एक तकाज़ा है हम्म। कि आप जिन लोगों को आपने सियासी कैदी बनाया हुआ है, उन लोगों को रिहा करें और जो आपने कब्ज़ा किया हुआ है, उस कब्ज़े के ऊपर बात के लिए तैयार हो जाएँ। मतलब ये है कि आप इलेक्शंस के इनेकाद के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस हैं, उनको उन पे गुफ्तगू के लिए तैयार हो और अपोजिशन को सामने बिठाएं और बातचीत करें। मसला क्या है? हम्म। ये बात तो कहते कहते हम थक गए। लेकिन हकीकत ये है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ एक चीज पे यकीन रखती है कि किसी भी सूरत में उनकी हुक्मरानी और कायम उनका रहे। इकतदार जो है कायम वो रहे। कायम रहे। बिल्कुल। हम्म। मुल्क का क्या हो ये उनकी कोई हम्म। कंसर्न नहीं है। मुल्क वो किसी थानेदार के हवाले भी करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। सर लेकिन आजकल तो आवाम के एक लिए वो कुछ एसएचओ कर भी दहशतगर्दी का खात्मा कर सकता है, मतलब। हाँ, मतलब वही है ना, मतलब ये है कि हम्म। कुछ भी हम करने पे तैयार हैं, लेकिन नहीं करने पे तैयार तो हम अवाम की दाद-रसी करने के बिल्कुल। लिए तैयार हम्म। नहीं है। हम्म। और हम किसी भी इश्यू के ऊपर हम्म। हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि हमने अवाम के लिए और मुल्क के लिए कोई हकीकी इक़दाम उठाना है। मुल्क हम्म। के इदारों को हम तबाह कर रहे हैं। मुल्क में गवर्नेंस नाम का कोई चीज़ नहीं रह गई। मुल्क के हर हर हिस्से के अंदर जो है, अब मतलब ये है कि आप इससे अंदाजा करें कि कच्चे के डाकू जो हैं, वो हम्म। हमारे से नहीं संभल रहे और कच्चे के डाकुओं की मईशत जो है वो हुक्मरानों की मईशत तक पहुंच रही है। और दोनों सूबे जो बड़े सूबे हैं उनके हुक्मरान जो हैं वो खुद इसके अंदर इंडल्ज्ड हैं हम्म। और उससे आगे बढ़ते हुए जब वहां कोई बड़ी कार्रवाई हो जाती है उसके बाद कच्चे के डाकुओं की हेड मनी जब बढ़ाई जाती है तो उसके नतीजे में उनकी जो रैंसम की जो अमाउंट्स है वो भी बढ़ जाती है। वो कहते हैं जी हमारी हेड मनी बढ़ गई है तो हम पैसे भी ज्यादा लेंगे। हम्म। मतलब उनकी हेड मनी का नुकसान भी फिर आवाम को आवाम होता को है। देना अच्छा पड़ेगा। आप इस चीज अच्छा, को लेकिन कैसे आप लेकिन दुरानी जस्टिफाई साहब, करें? माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अब देखिए इसमें जो सियासी जमातें हैं वो भी तो एक भरपूर सियासी किरदार अदा नहीं कर रही ना। चलें अगर हुकूमत गलत है, ऑपोजिशन की बात करें वो भी अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स कर रही है। जेयूआईफे की अगर बयानात देखें तो कभी वो सेनेट की नशिस्तों के लिए पीटीआई से लेन देन करते हैं, कभी किसी और पैराए में वो सुप्रीम कोर्ट में जाके मखसूस नशिस्तों के हवाले से ऑपोजिशन से बिल्कुल अलग मौक़िफ़ दे देते हैं। तो कोई भी जमात असूली सियासत नहीं कर रही है। आपके ख्याल में क्या अगर अपोजिशन भी एक पेज पर हो तो क्या इस हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं? एक वो यूनिटी का जो एलिमेंट है ना गवर्नमेंट की साइड पर नजर आता है, ना अपोजिशन की साइड पर। देखें, ऑपोजिशन में जितनी भी इस वक़्त पार्टी हैं, उनकी क़यादत के ताउन से हफ़्ता डेढ़ पहले सब सब जो कायदीन थे, हम्म। वो इकट्ठे बैठे, बल्कि मैंने ही एक जी जी दावत बिल्कुल। भी हम्म। होस्ट की थी, हम्म। उन्हीं की हम्म। ख़्वाहिश के ऊपर और सब लोग इकट्ठे बैठे और एक चीज़ पे कंसेंसस था हम्म। कि पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि हुकूमत से बाहर जितनी भी सियासी पार्टियाँ ऑपोजिशन में हैं, वो आपस में इकट्ठी हो जाएँ। हम्म। और इसके ऊपर एक कंसेंसस भी है और ये मजबूरी भी है ऑपोजिशन की पार्टीज की। ऑपोजिशन की पार्टीज आपस में कोई सियासी डील करती हैं, किसी सीट पे कोई बात करती हैं, कुछ करती हैं। देखें ये तो सियासत के तकाजे होते हैं, चलते रहते हैं। इस पे आप अगर वो दो पार्टियां आपस में वो कहते हैं मतलब राजी, अगर आपस में राजी हो तो फिर हम उन्हें क्या कह सकते हैं, जो भी वो आपस में अंडरस्टैंडिंग करें वो कर हम्म। सकते हैं। लेकिन असल बात ये है कि इस वक्त बल्कि तमाम कायदीन से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी हुकूमत का तो इस वक्त ये हाल है कि उनकी तरफ अगर हम देखेंगे भी तो अवाम की नजरों में हमारा स्याह चेहरा हो जाएगा। हम्म। मतलब ये है कि हुकूमत इस वक्त अवाम की नजरों में एक नफरत ही नहीं बल्कि एक स्याह निशान की अलामत बन चुकी है। हम्म। लिहाजा अब हुकूमत की तरफ देखने वाला कोई सियासी कायद या सियासी पार्टी आपको नजर नहीं आ रही। अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, ऑपोजिशन को वो रास्ता देने के लिए भी तैयार नहीं है, हम्म। अवाम के वोट को तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं है। उनका तो ये हाल है कि वो यूटिलिटी स्टोर तक बेच रहे हैं। हम्म। मतलब
पूरे अवाम की रिलीफ का अगर कोई निशान भी बाकी है, उसको भी ये बेच खाना चाहते हैं। ये तालीमी इदारों को बेच रहे हैं, ये कॉमर्स कॉलेजेस को बेच रहे हैं, ये मतलब मुल्क के हर असासे को जो हकीकत में अवाम का असासा है, उसको ये नीलाम करके ये जो है मुल्क को नीलाम कर रहे हैं। मतलब तालीम तक के इदारों को जो बेच रहे हो और अवाम के रिलीफ के इदार, और किसी को कुछ पता नहीं, नहीं है लेकिन दुरानी सिवाय साहब, एक सर चीज। माज़रत, मुझे बार-बार आपसे सवाल, क्योंकि बहुत से हैं जिस पे मैं आपकी राय चाहती हूँ, लेकिन आप चलें एक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं ना, अगर हम अदालतों की बात करें तो उसके ऊपर पिछले चंद माह में जितनी उनकी तख़ीर की गई है, मेरा ख़्याल है माजी में बड़े अरसे बाद ऐसा हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रही होती है अपोजिशन, फिर उन्हीं की तरफ से जब उनके हक़ में फ़ैसला आता है तो फिर खामोशी हो जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसा देखा, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा देखा, फिर अदालतों में जो ग्रुप बंदी हो गई है उससे भी बड़ी मायूसी होती है जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं और जजेस खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, फैसलों के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये सर कोई अच्छी मिसाल तो कायम नहीं हो रही है, इंस्टीट्यूशंस अपने आप में टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। देखें, जहाँ तक अदालतों का ताल्लुक है, अदालतों से जब फैसले आते हैं तो उसके नतीजे में उन पे एतराज भी होता है, जिसके हक में होता है वो उसको एक्सेप्ट भी करता है, जिसके खिलाफ होता है। और अदालतें इस चीज की इजाजत भी देती हैं, वो ये नहीं कहते कि हमने फैसला कर दिया अब कोई नहीं बोलेगा, बोल सकते हैं। इस वक्त का जो मामला है असल में ये है कि जब अदालत फैसला कर देती है उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि उसको आप सबवर्ट करें, या अदालती फैसले को अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे तो एनार्की फैलती है। मेरा ये एक तजिया चला आ रहा है कि हुकूमत का मौजूदा जो एग्जिस्टेंस है वो उसी सूरत में मुमकिन है अगर अदालतों को डिस्टॉर्ट कर दे हुकूमत, और अदालतों के अंदर जो जारी इंसाफ का और इलेक्टोरल जो केसेस है उनका रास्ता अगर हुकूमत ना रोके तो ये हुकूमत अपने इक्तदार में रह नहीं सकती। इसलिए अपने इक्तदार को कायम रखने के लिए वो ऑफेंसिव ले रही है अदालतों के खिलाफ, और अदालतों के फैसलों के खिलाफ जो है अगर लोअर लेजिस्लेशन करनी शुरू कर दी जाए और अदालतों के फैसलों को रोकने के लिए अगर पार्लियामेंट की सादा अक्सरियत से अमेंडमेंट शुरू कर दी जाए, तो इसका मतलब तो ये है कि आप मुल्क के अंदर एनार्की को दावत दे रहे हैं। अगर अदालती फैसलों को हुकूमत तस्लीम नहीं करेगी, अगर अदालती फैसलों की तस्लीम से इनकार कर दिया जाएगा, अगर अदालतों के ऊपर हुकूमती हमले हो जाएंगे, जो कि पहले भी ये कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें तो फिर अनार्की की तरफ ये मुल्क को बुला रहे हैं, और कोई भी चीज उस सूरत में फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। अब ये समझाया ही जा सकता है, मफाहमत की बात की जा सकती है, आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के मसलों को हल करने की बात की जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे तो ऐसे लगता है गूंगी बहरी बिनाई से महरूम, ठीक है जी, एहसास से महरूम, दिल से महरूम एक हुकूमत है जो इस वक्त मुल्क के अंदर अललटप भागती जा रही है, और अवाम की उम्मीदों और अवाम की जिंदगियों और अवाम की जो अवाम का जो मुल्क है उसके मफादात के ऊपर से ये ऐसे गुजर रहे हैं जैसे दुश्मन की फौजें गुजरा करती हैं अपनी किसी मुखालिफ फौज के ऊपर से। दुरुस्त। अच्छा दुरानी साहब, एक दो और पॉइंट्स इस पे आपकी राय चाहिए। एक तो ये कि ये हुकूमत एक और भी एडवेंचर करना चाहती थी जुडिशल पैकेज की सूरत में, फिर कहा गया कि नहीं, जो 23 जजेस की तैनातियां हैं या सीटें हैं उनको हमने पुर करना है। उससे पहले बात हो रही थी कि शायद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी इन प्रोग्रेस हैं, फिर एक्सटेंशन की बात की गई, फिर वो भी रूमर्स रद्द हो गए। तो ये एक एडवेंचर कोर्ट्स के साथ, अदालतों के साथ करने की वजह क्या थी? मुस्लिम लीग नून हुकूमत जब भी करती है कोई ना कोई संगीन गलती करती है, एक तो आपके ख्याल में क्या ये अफोर्ड कर सकता है इस वक्त ये मुल्क भी और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कि ऐसा कोई एडवेंचर किया जाए? दूसरा सर, आपको क्या लगता है, एक ज़िमनी सवाल दूसरा ये कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या इन डिसीजंस में इदारे हुकूमत के साथ खड़े होंगे? सर जी फरमाइएगा। देखें, इसमें मैं आपको एक बुनियादी सी बात बताऊं कि इस हुकूमत के पास अपनी जो रूटीन की एक्टिविटीज हैं उनको अदा करने की भी लेजिटिमेसी नहीं है, क्योंकि 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात जो खुद थे वो जिस वक्त मुनक्किद किए जा रहे थे उस वक्त ही वो इलेजिटिमेट थे।
اور الیکشن کے بعد فارم 45 اور 47 والی ڈسکریپنسی جب مزید ایڈ آن کر گئی، اس کے بعد جو حکومت آئی ہے اس کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لیجٹمائز کرائے. لیجٹمائز کرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سارے پروسیس میں سے اپنے آپ کو کلین کرائے اور عوام کا نمائندہ بن کے اقتدار میں آئے. اب یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ لیجٹمیٹ نہیں ہے، اوپر سے آپ اپنی لیجٹمیسی کو اچیو کرنے کے لیے آپ ملک کے چلتے ہوئے اور لیجٹمیٹ انسٹیٹیوشنز کو ڈسٹارٹ کرنا شروع کر دیں. مطلب یہ ہے کہ ایک خود غیر قانونی ہے اور دوسری طرف اپنے آپ کو قانونی بنانے کے لیے جو قانونی ادارے ہیں ان کو آپ کا توڑ پھوڑ شروع کر دیں اور ان کے اندر آپ پیکیجز لا کے اور ان کے اندر آپ امینڈمنٹ کے ذریعے عمریں بڑھا کے اور وہ ڈفرینٹ چیزیں کر کے آپ مزید ڈسٹارشن کی کوشش کریں تو یہ حکومت کر رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ اپنا آئینی اور قانونی اختیار بنیادی طور پر کھو چکے ہیں اور حکومتی مشینری کا کوئی حصہ نہیں ہے جو ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو. اس وقت جو کچھ یہ کر رہے ہیں صرف ڈسٹارشن میں، کرپشن میں اور بعض اور ایشوز میں تو یہ کسی حد تک لیجیٹیمیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ صرف مجھے تو لگتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں اپنے یہ جو ریڈ زون ہے اس کے گرد پرماننٹ جو ہے کنٹینروں کی دیوار کھڑی کر دیں گے چونکہ عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ عوام سے کٹے ہوئے، عوام کے ووٹوں سے محروم اور عوام کی سپورٹ سے محروم ایک ایسی حکومت ہے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اب اس ساری صورتحال کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم حکمران ہیں. ہر حکمران یہی کیا کرتا ہے جس وقت تک کہ وہ مطلب حکمرانی سے محروم نہ کر دیا جائے. ان کی اپنی پارٹی میں آپ کو بتا دوں کہ ملک کے عوام تو ان کے ساتھ ہیں ہی نہیں، لیکن ان کی اپنی پارٹیاں جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ مروثیت پہ قائم ایک ایسی مطلب غیر جمہوری اور غیر جسے کہتے ہیں انلیجٹمیٹ قسم کے پولیٹیکل سٹرکچرز ہیں جو کہ سوائے نفرت کے اب کچھ نہیں کما رہے عوام کے اندر، لیکن نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے، ملک کی معیشت کا ہو رہا ہے، ملک کی لا اینڈ آرڈر کا ہو رہا ہے، ملک کی سیکیورٹی کا ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر ملک بدنام ہو رہا ہے ان کے رویوں کی وجہ سے اور ان کے سیاسی ڈسٹارشنز کی وجہ سے اور سیاسی قیدیوں کی وجہ سے. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ. بڑے مفصل انداز میں محمد علی درانی صاحب جو کہ سیاستدان ہیں، اس وقت ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے بلکہ جو ابتر صورتحال ہے اور اس میں کس حد تک حکومت کا عمل دخل ہے بڑی حد تک انہوں نے واضح کیا. اب کئی مسائل میں ایک اور مسئلہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی اس حکومت کو سر فہرست جو ہے وہ درپیش ہے اور اسی وجہ سے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آج کوئٹہ میں پہنچے ہیں. انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے کھل کر بات کی ہے. ایپیکس کمیٹی بلوچستان کا اجلاس بھی بلا ہے، لیکن اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور کیا اس حوالے سے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو سلگتی دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکے، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ذکر کیا اس حکومت کے کئی چیلنجز کا، اس وقت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کوئٹہ میں موجود تھے. دہشت گردی کے حوالے سے آج انہوں نے بڑا بھرپور دن گزارا، کس طریقے سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ضروری ہے. ایک مرتبہ پھر پوری حکومت سر جوڑ کر بیٹھ گئی. ایپیکس کمیٹی بلوچستان کا اجلاس تو ہوا لیکن جو باتیں کی گئیں وہ باتیں عرصہ دراز سے سننے میں آ رہی ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے، اصل مسئلے کا خاتمہ کیسے کر رہا ہے، یقیناً اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہوگی، لیکن عملی طور پر کب اس کے اوپر عمل درآمد کرنا شروع کرنا ہے یہ واضح ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ اپنی جگہ قائم ہے کہ ان واقعات میں جو کہ دہشت گردی سے جڑے ہیں ان میں نہ صرف یہ کہ بے پناہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے بلکہ عام شہریوں کو بھی اپنے جان و مال کا تحفظ کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے. آخر اس کا اصل ذمہ دار و قصوروار کون ہے؟ کیا سیکیورٹی اداروں اور ان کے حوالے سے جو ریسورسز موجود ہیں صرف ان کے اوپر ہی الزام دینا کافی ہوگا یا کچھ صوبائی حکومتوں کی بھی کوتاہیاں اس میں ہیں؟ اسی کے اوپر پروگرام کے سیگمنٹ میں اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے ثناء اللہ بلوچ صاحب، سینئر رہنما بھی ہیں. ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. پہلے تو فرمائیے گا سر کہ پے در پے پچھلے ایک ہفتے میں کئی واقعات ہوئے، سیکیورٹی اہلکاروں کو، فورسز کو، کئی ایسے انسٹیٹیوشنز کو نشانہ بنایا گیا، کبھی تھانوں میں قبضہ کر لیا گیا، کبھی بسوں سے اتار کے لوگوں کو مارا گیا. تو آپ کے خیال میں یہ ایک دم سے حکومت کو خیال آیا کہ بلوچستان کا رخ کرنا چاہیے؟ یہ واقعات تو آن اینڈ آف پچھلے کئی ماہ سے ہو رہے ہیں بلوچستان میں. تھینک یو ثنا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو ایک انسرجنسی ہے یا کانفلکٹ ہے یا تنازع ہے اسلام آباد کے ساتھ،
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ گزشتہ تقریباً 70 سال سے چلی آ رہی ہے۔ اس میں اتار اور چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن جو گزشتہ تقریباً 2 دہائی ہیں، اس میں 2003 سے جب یہ سٹارٹ ہوا، پھر 2006 میں نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کے بعد ہوں، اس میں ایک بہت بڑا نیا موڑ آیا ہے۔ اس کے بعد سے دیکھیں بلوچستان ایک اب نارمل پروونس کی طرح تقریباً ایگزسٹ کر رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہاں سے کوئی بڑی خبر آتی ہے تو بلوچستان کے حوالے سے تھوڑی سی توجہ آ جاتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، لیکن ایک دو دن کے بعد اسلام آباد کے جو ایوان ہیں، ادارے ہیں، یا جو بھی ہمارے جو سنجیدہ یا مقتدرہ ہے، وہ تقریباً ان چیزوں کو بھول جاتی ہے، پھر اپنی روزمرہ کے معاملات میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس کو اتنے مسائل کا شکار بنا دیا گیا ہے، خود اسی مقتدرہ کی وجہ سے، ہوں، پاکستان کے حکمرانوں کی وجہ سے، فیصلہ سازی کے اداروں کی وجہ سے، کہ اب وہ بلوچستان کا شاید مسئلہ جو ہے وہ بہت دب گیا ہے۔ تو یہ جو انسیڈنٹس جو ہوئے ہیں ڈیفینیٹلی قابل مذمت ہیں، کوئی بھی شخص تشدد کی حمایت نہیں کر سکتا، لیکن بلوچستان کی تکلیف اور مشکلات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان آلات تک بلوچستان کو پہنچانے میں اسلام آباد کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اسلام آباد کی اگنورنس، ایک اسلام آباد کی متکبرانہ سوچ، اسلام آباد کی بلوچستان کو مسلسل نظر انداز کرنے کی پالیسی، اسلام آباد کی بلوچستان کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں، آئینی حقوق ہیں، سیاسی ہیں، معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، یہ جو بلوچستان کا ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے جس کو ہم ترقیاتی سارا کہتے ہیں، یہ جو بلوچستان کے اندر یعنی آپ تعلیم اور صحت اور معاشی اعتبار سے باقی صوبوں کے برابر یہاں لوگوں کی زندگی دیکھیں تو آپ کو ایک تقریباً 50-60 سال کا ڈفرنس نظر آئے گا، جس کو میں نے ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ کا نام دیا ہے۔ اس کو کبھی آڈٹ کرنے کی، اس کو کبھی سمجھنے کی، اس کے سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ میں، اس کے سوشل بیک گراؤنڈ میں، اس کے لیگل بیک گراؤنڈ میں کوئی جانے کی کوئی سوچتا بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ کاسمیٹک جو ہمارے ہاں ہوں، ارینجمنٹس ہوتی ہیں، اس کے ہوں، ذریعے 2010 میں ہوا، ایک کچھ کاسمیٹک ارینجمنٹس کے ذریعے سے کی گئی کہ بلوچستان کے مسئلے کو سمجھا جائے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے یہ کاسمیٹک جو بھی ارینجمنٹس ہیں، چاہے وہ بلوچستان پیکیج کی شکل میں ہوا ہے، ہوں، 18ویں ترمیم کی صورت میں ہوا ہے، پھر بالخصوص جو سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے وہ ریپرزنٹیشن کا ہوتا ہے۔ لوگ یہاں پر گزشتہ تقریباً 1970 سے بلوچستان اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اپنے لوگ منتخب نہیں کر لیکن سکتے۔ ثناء ہمارے صاحب، ادارے جو ہیں، معذرت مجھے ایک سوال کی اجازت دیں، اگر آپ اپنی گفتگو میں یہ فرمائیے گا کہ یہ جب واقعات اس قسم کے ہوتے ہیں تو ایک مسئلہ جو کہ اندرونی طور پر درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں کی اپنی لوکل لیڈرشپ ہے وہ بھی جو بیانات دے رہی ہوتی ہے اس سے مزید اشتعال پھیلتا ہے، مطلب جس طرح تفریق نہیں کر پاتے وہ علیحدگی پسندوں میں اور ناراض بلوچوں میں مکس اپ کر دیتے ہیں، پھر کبھی اون ڈس اون کرنے کی بات ہوتی ہے، تو آخر وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی ایکٹیویٹی ناراض بلوچ کرتے ہیں تو ان سے تو بات کی جا سکتی ہے، علیحدگی پسند جو گروپس وہاں موجود ہیں ان کو بھی وہاں کے لوکلز کی کوئی نہ کوئی مدد تو حاصل ہے، وہ منظر سے غائب ہو جاتی ہے لیڈرشپ، اور وہ کیوں ڈس اون کرتی ہے ایسے انسیڈنٹس کو، یعنی کھل کر سامنے بھی نہیں آتے اور ذمہ داری بھی نہیں لیتے ہیں؟ جو لیجٹمیٹ پولیٹیکل لیڈرشپ بلوچستان کی ہے، جن کی ہم جماعتیں ہیں، ہم خود سب جو ہیں اسی وجہ سے کہ ہم نے سچ بات اور حق بات اسمبلیوں میں کی ہے، ہم سب اسمبلیوں سے باہر کر دیے گئے۔ ہماری اسمبلیاں، میں نہیں کہتی ہوں کہ اب نیلام ہوتی ہیں، آکشن ہوتا ہے، من پسند افراد کو اس میں بٹھایا جاتا ہے، تو آپ ان کو لوکل لیڈرشپ کہہ نہیں سکتے۔ رہی بات پولیٹیکل پارٹیز کی، دیکھیں سردار اختر مینگل صاحب، ہم جو تھے، ہم عمران خان کے ساتھ، ہم نے جب شروع میں 2018 میں ہمیں پتا تھا کہ عمران خان کو بہت بڑی بیکنگ ہے مقتدرہ کی، جب ہم نے ان کو سپورٹ کیا، ہم نے 6 نکات یا 7 نکات ان کے سامنے پیش کیے، پھر فردر میں نے ان کو ایلیبوریٹ کیا ان کا کہ جی اس کو کیسے ایگزیکٹو آرڈرز کے تحت، کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے تحت یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے تحت ان کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے 3 سال تک عمران خان کی حکومت میں بیٹھے رہے تو بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ہم نے جو شہباز شریف کی جو پی ڈی ایم ہے، آپ کے خیال میں ہم کسی ایک آدھے وزارت کے لیے گئے تھے، ہم اسی لیے گئے تھے کہ جو بلوچستان کے زخموں پر مرہم رکھیں، بلوچستان میں لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کریں، انسانی حقوق کا مسئلہ ہے حل کریں۔ تو جو بلوچ جو جینین پولیٹیکل لیڈرشپ رہی ہے وہ اس نے تو ہمیشہ ہاتھ بڑھایا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں جو ناراض بلوچ کہتے ہیں جی بلوچستان میں کوئی ناراض نہیں ہے، بلوچستان کا ہر بلوچ وفاق سے ناراض ہے، کوئی پانی کے مسئلے پہ ناراض ہے، کوئی بجلی کے مسئلے پہ ناراض ہے، کوئی گیس کے مسئلے پہ ناراض ہے، کوئی سڑک کے مسئلے پہ ناراض ہے، کوئی ملازمت کے مسئلے پہ ناراض ہے، اور کوئی اس لیے ناراض ہے کہ اس کے بچے آپ نے لاپتہ کر دیے۔ دیکھیں ناراضگی کی سب کی لیول الگ ہے، لیکن بلوچستان کا کوئی شخص اسلام آباد سے خوش نہیں۔ بات رہ جاتی ہے کہ کچھ علیحدگی پسند، دیکھیں جب بلوچستان میں مسلسل 70 سال تک آپ مسائل کو حل کرنے کی بجائے قالین کے نیچے دبانے کی کوشش کریں گے، بلوچستان کے عوام بھی باشعور ہیں، نوجوانوں میں بہت شعور ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس ریاست کا کوئی بھی ادارہ ہماری تکلیف اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پوری دنیا میں جب آج کل یہ یوتھ بلج ہے، بلوچستان کی تقریباً 70% سے زیادہ آبادی نوجوانوں کی ہے، بلوچستان میں سوشل میڈیا، ایجوکیشن، پھر لوگوں کی بڑی آئیڈیالوجیکل جو ہے ریلیشن شپس رہی ہیں، وابستگیاں رہی ہیں، اس کے جو کنٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ علیحدگی پسندوں سے بھی بات،
मैं बेशक तशद्दुद के हक में नहीं हूँ, लेकिन बलूचिस्तान में आप ये कभी भी ना कहें, क्योंकि बलूचिस्तान इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ इट्स साइकोलॉजी, आपको बलूचिस्तान के एक बंदा भी अगर आपसे नाराज हो, उससे बात करनी चाहिए, वो अभी आपके लिए मसाइल खड़ी कर सकता है। ये जो इस्लामाबाद वाली ये जो बात करते हैं कि जी एक छोटा सा ग्रोह, मैं तो कहता हूँ अगर मेरे बस में हो, बलूचिस्तान के हर उस फर्द के साथ बात करनी चाहिए जो इस वक्त इस्लामाबाद ने उसके साथ ज्यादती की है। उसको बिजली नहीं पहुंचाई, उसको पानी नहीं पहुंचाया, उसके बच्चे कर दिए गए, उसको सड़क नहीं पहुंचाया, उसको अच्छी तालीम नहीं दी, या हमारी उनके लेकिन इस्लामाबाद की इसमें वजह से सनाउल्लाह वो साहब, नौजवान जो है वो मायूस होकर। हाँ, बिल्कुल ठीक सनाउल्लाह साहब, लेकिन अब देखिए जब बात होती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि वहाँ पे मौजूद एमपीएज एमएनएज को 1.5 से 2 अरब रुपए का फ़ंड दिया जाता है फ्रीक्वेंटली, लेकिन वहाँ वो करप्शन की नज़र हो जाता है। इसी तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भी अगर कोई फंडिंग की जाती है तो जो सूबाई सतह की हुकूमत है वो इतना इफ़ेक्टिवली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। एक तो इसके ऊपर अपनी राय दीजिएगा। दूसरा, ये जो इस वक्त की सूबाई हुकूमत है, क्या ये बिल्कुल ला ताल्लुक़ है ग्राउंड रियलिटी से? क्या इनको नहीं पता कि किस तरह उन नाराज़ लोगों को वापस कौमी धारे में लाना है? इनसे कहाँ गलती हो रही है? ये वो लोग हैं जो बलूचिस्तान के माशी, माशरती, सियासी, आइनी, इंतजामी और नफसियाती मामलात को समझते ही नहीं है। ये सॉफ्ट लोग हैं, इनके सामने जो कुछ भी बोलो, और ये वो लोग हैं वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान इसी तरह जख्मी रहे, हम इसको नोचते रहें। वो बेअदबी माफ में वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता कि उससे जानवर की तरह जो लाशें नोचता है। मतलब ये बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो आपको टाई पहने हुए, जैकेट पहने हुए, वास्केट पहने हुए जो नजर आते हैं, कहते हैं बलूचिस्तान में ऑपरेशन होना चाहिए, बलूचिस्तान में ज्यादती पहने। ये वही जानवर की मिसाल उस जानवर की है कि बलूचिस्तान से खून रस्ता रहे और हम इसको नोचते रहें। रही बात आपकी जो बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट फंड की बात की जाती है, देखिए बलूचिस्तान में पर पर्सन के हिसाब से आप फंड देते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से नहीं देते हैं। 70 साल से झगड़ा ये है कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर चाइना तक दुनिया में जाएं, कहाँ पर ये उसूल और ये प्रिंसिपल है कि आप रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को या डेवलपमेंट के बजट्स को जो है आप इंडिविजुअली ह्यूमन पॉपुलेशन के बेस पे सर्व करते हैं। नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो बड़ा डिफेक्टिव, बड़ा जो है गैर मुनसिफाना उसका तरीक़ाकार है। अभी रिसेंटली कहते हैं जी बलूचिस्तान को हमने 9% दे दिया है। बलूचिस्तान को आपने 70 साल में 3% से ज्यादा डेवलपमेंट की मद में फंड नहीं देते थे। रही बात अभी आप अरबों की, कहते हैं मैं खुद एमपीए रहा हूँ, 3 साल तक मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई फंड ही नहीं थे। जाम कमाल साहब की बादशाही थी, वो यहाँ पर सल्तनत की तरह सल्तनत अपनी चला रहे थे। फिर जब हमने थोड़े बहुत फंड ले लिए, वो अगर 1.5 अरब रुपए पीएसडीपी में शामिल हैं, उनके 10 करोड़ रुपए भी अभी तक डिस्ट्रिक्ट को नहीं पहुंचे। वो सारे यहाँ कागजों में होते हैं, वो यहाँ सारे पीएसडीपी के फंड्स जो हैं यहाँ पर हमारे बड़े बड़े किताबों में होते हैं, इस्लामाबाद से पैसे नहीं आते। मैंने तो हमेशा ये बात की है, लेट्स हैव अ सोशल डेवलपमेंट ऑडिट ऑफ बलूचिस्तान। अगर बलूचिस्तान के अंदर कहते हैं, जो जज शहबाज शरीफ साहब ने बात की है कि बलूचिस्तान में तरक्की का रास्ता रोका जा रहा है, भाई वो कौन सी तरक्की है जिसका रास्ता रोक रहा है? आपने यहाँ पर ऑरेंज मोटर वे बना रहे थे कि उसका रास्ता रोक रहा है। आपने यहाँ डबल आई वे बना दिए, हमारे मोटरवेज बना दिए, लोगों ने रास्ता रोक दिया। आपने बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, बलूचों ने इसका रास्ता रोक दिया। आप बलूचों के घरों तक जो है गैस की पाइपलाइन ले जा रहे हैं, बलूचों ने उसका रास्ता रोक दिया। आप ट्रांसमिशन ला रहे, इसी मकुरान में जहां पर आज वक्त इंसर्जेंसी का हमारा जो है वो हॉट बेड है, अब भी आप देखें वो ईरान से 100 मेगावाट की बिजली आती है, वो भी बंद है। और मकुरान गर्म तरीन इलाका है बलूचिस्तान का, वहां बिजली नहीं है। लोग जो है वो महरूम में बिजली के से, चाहे वो अपने पंखे के लिए या बिजली या उसमें रोशनी के लिए इस्तेमाल करें। तो कानूनी व्यवस्था की जिंदगी बलूचिस्तान के लोग गुजार रहे हैं। और आप कहते हैं जी $500 बिलियन का रेकोर्डिक है, सेंदक है, ग्वादर पोर्ट है, सी लेकिन अवाम उससे फैज़याब होते हुए नजर नहीं आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सही मायनों में जो अवाम के मसाइल की नब्ज़ है उसके ऊपर हाथ रख रहे हैं सनाउल्लाह बलोच हमारे साथ मौजूद थे, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के रहनुमा। और यकीनन अगर मसाइल के ऊपर हुकूमत थोड़ा सा गौर करे तो शायद किसी हद तक मरहम का काम कर सकती है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद जहाँ विफाक मसाइल से निमटने की कोशिश कर रही है, सिंध हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमतें हों, वो अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए मंसूबों पर मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। आज भी सिंध में एक बड़े सोलर मंसूबे का इफ्तिताह किया गया। इससे पहले भी रोज़ाना की बुनियाद पर मरियम साहिबा भी मंसूबों के इफ्तिताह कर रही हैं, लेकिन ख़जाने में कुछ है नहीं। न जाने ये मंसूबे अपने अख्ताम की तरफ कैसे बढ़ेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और बाकी लीडरशिप बलूचिस्तान में आज कोयटा के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से सर जोड़कर बैठी हुई थी, लगता यह है कि कोशिश तो की जा रही है, लेकिन हिकमत अमली किस हद तक कामयाब होगी ये भी एक बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। दूसरी तरफ अपोजिशन से निमटने की हिकमत अमली अभी तक बज़ाहिर कोई ख़ास नज़र नहीं आती है। एक तरफ इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनके खिलाफ शिकायतों के अंबार रिटन सूरत में पहुंच चुके हैं। अब देखना ये होगा कि वहाँ के लोकल अखबारात की तरफ से उनको डिस्ग्रेस किस्म के पॉलिटिशियन की हैसियत से या कैंडिडेट की हैसियत से नॉमिनेट किया जा रहा है
لیکن کیا واقعی خان صاحب یہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے کامیاب بھی ہو سکیں گے، جس کے لیے پی ٹی آئی پورا زور لگا رہی ہے؟ انہی تمام سیاسی چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں امتیاز عالم صاحب، ان سے کچھ مزید بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ امتیاز صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان ہو، دیگر سیاسی لیڈرشپ ہو ہماری، سب جب اس قسم کا انسیڈنٹ کوئی ہو جائے دہشت گردی کا، تو اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، کہاں مسائل درپیش ہیں۔ یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے، پچھلے کئی ماہ میں کئی واقعات ہوئے۔ یہ جو ابھی متحرک اتنی ہو چکی ہے لیڈرشپ، سر یہ بڑی دیر نہیں کر دی انہوں نے ہونے میں؟ میرا خیال ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان پہ جو بات طے ہوئی تھی کہ بلوچستان کے مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے گا، وہ نہیں نکالا گیا۔ اب اسے 19 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہونے کو ہیں، 2 دہائیاں اس آپریشن کو ہو گئی۔ ہزارہ لوگ مارے گئے ہیں، ہزارہ لوگ ڈسپیئر ہو گئے ہیں، ہمارے فوجی بھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے لیوی کے لوگ بھی اور ایف سی کے لوگ بھی، عام شہری بھی مارے گئے ہیں۔ لیکن اب یہ جو گزشتہ ہفتے اتوار کی رات کو واقعہ ہوا، اس سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ جو ملیٹنٹس ہیں وہ بہت انسرجنسی کے لیول پہ لے گئے ہیں اس لڑائی کو، اور یہ اب ایک انسرجنسی ہے۔ اور مجھے جو نظر آ رہی ہے بات، جو اس میں خاص بات توجہ طلب ہے، وہ نوجوانوں کی بیزاری اور بیگانگی ہے۔ سر آپ کے خیال میں یہ جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے یہ سارے واقعات اور یہ دہشت گردی کے مسائل، یہ کس پیرائے میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے؟ اس کا جو آپ سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے، وہ ایس ایچ او صاحب جو دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ ایس ایچ او ہے جو آپ بھیج رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان کی سنجیدگی کا عالم دیکھیں۔ ایک ایس ایچ او، بھائی وہاں پہ آپ نے ملٹری آپریشن فل فلیج 20 سال سے چل رہا ہے، ایک ایس ایچ او صاحب آگے ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بلوچستان کے بڑے قدرتی ذرائع سے مالا مال ہے، وہ مالا مال کا فائدہ ایک عام بلوچ کو کہاں ملا ہے؟ اوپر سے آپ نے جعلی انتخابات کرا دیے ہیں، اور نیشنلسٹ پارٹی جو پاکستان کے وفاق میں کام کرنا چاہتی ہیں آئینی دائرے میں، اب بھلے وہ مینگل کی پارٹی ہو یا ڈاکٹر مالک کی ہو، انہیں آپ نے آئسولیٹ کر کے باہر بٹھا دیا ہے، اور ان کی جگہ آپ لے آئے اس کو، اور بڑے ایسے لوگوں کو جن کی شہرت بہت خراب ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بالکل سیاسی خلاف پیدا ہو گیا، جس سے ظاہر ہے کہ لوگ اب پارلیمانی راستے اور آئینی اور قانونی راستے سے مایوس ہو گئے۔ اس میں یقیناً جو خطے میں پراکسی جنگ چل رہی ہے، یہ اس کا بھی شاخسانہ ہے۔ لیکن پراکسی جنگ ہونے شروع سے پہلے ہی یہاں تو ہم دیکھتے ہیں 50-60 سال تک سے مزاحمت ہو رہی ہے بلوچستان میں۔ ہم ان کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ ہمارا وفاق کا ایک اہم ترین صوبوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ بدل جائے گا اگر پاکستان میں بلوچستان نہ ہو۔ آدھے سے زیادہ تو علاقہ بلوچستان میں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ترقی کے خلاف ہیں۔ بھائی ترقی میں جب آپ عوام کو شامل کریں گے تو سردار وردار وڈیرے کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگ کہیں گے جی آپ پیچھے ہٹیں، ہمیں روزگار مل رہا ہے، کاروبار مل رہا ہے۔ لیکن سر تھوڑا سا جی سر، میں تھوڑا سا کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں جس پہ آپ کی رائے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ حکومت اپنی طرف سے غلط تو کر رہی ہے بلوچستان کے ساتھ، لیکن اب سبق سیکھتی ہوئی اس سے نظر نہیں آتی۔ اچھا ایک اور اہم چیز سر، کہ اب حکومت کی جنہیں بات کی ہے تو اپوزیشن کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ خبریں بڑی گرم رہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو چیئرمین ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ماضی میں یونیورسٹی نے ان کے لیے کچھ اچھا کیا، وہ اس کے جواب میں ان کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بتائے گا کہ ان کے خلاف تو شکایتوں کے انبار لگ گئے ہیں خطوط کی شکل میں، اور ان کو ڈسگریسڈ قسم کی شخصیت قرار دے رہا ہے ڈیلی میل۔ یہ اب دیکھا جائے تو انہوں نے پاکستان کی کیٹیگری میں یا پاکستان کے نام کے ساتھ کنٹیسٹ کیا ہوگا، لیکن ہم نے الٹا پاکستانیت کو ہی بدنام کرنے کی کوشش کر دی۔ تو یہ درست فعل ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے؟ یہ ڈیلی میل نے اگر انہیں برا قرار دیا ہے تو وہ جیت جائے گا عمران خان۔ ڈیلی میل تو ایک یلو جرنلزم، اور اگر عمران خان وہاں بن جائے، چیئرمین اس کا کانسل بن جائے، تو ایک پاکستانی جو ہے وہ بنے گا نا۔ اس پہ روڈ سے اٹھ رہا ہے، اور میرا خیال ہے شاید عمران خان جیت جائے۔ عمران خان نے دیکھیں آپ یونیورسٹی بنائی، بہت اچھی یونیورسٹی بنائی ہے۔ عمران خان نے ہاسپٹلز بنائے ہیں اور لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ جب آپ مخالفت پہ آتے ہیں، آپ ہر چیز کی مخالفت کر کے تل جاتے ہیں۔
अभी तो ये केसेस अंडर ट्रायल हैं, देखें क्या होगा। बिल्कुल ठीक। केसेस पे तो अभी फैसला, कुछ फैसले में अपील में गए हैं, कुछ फैसले खत्म हो गए हैं। तो लिहाजा इस मुल्क में चलता रहा है। मुझे तो खुशी होगी अगर इमरान खान जीत जाए, तो पाकिस्तानी जीतेगा ना ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन चेयरमैन का। सर लेकिन ये सोच बाकी ऐवानों में ये सोच मौजूद नहीं है ना खुश होने की, लेकिन चलें ठीक है। अच्छा ये बताएगा कि अभी आपने वजारत की बात की है, लेकिन सर ये जो जुडिशरी की बात करें तो मतलब हुकूमत किसी को भी छेड़ने से बाज नहीं आ रही है। अभी जुडिशल पैकेज की बात करते हैं, कभी कहते हैं टेन्योर बढ़ा देंगे जजेस का, कभी कहते हैं कि 23 जजेस कर देंगे। फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन नहीं होनी है, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का नाम का नोटिस नहीं निकालना है। तो करना क्या चाह रही है ये हुकूमत जुडिशरी के साथ भी? देखिए ये हुकूमत जो है ये हवा में है, ये हाथ पांव मार रहे हैं। भाई मुझे बताएं, आप आइन और कानून की बहस एक तरफ छोड़े, दोनों तरफ के वकील दलाइल दे लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उस फैसले तो फैसला रिजर्व है, सामने आ जाएगा। अब ये सारी कोशिश ये हो रही है किसी तरीके से अदलिया के फैसले को उल्टाया जाता। अगर आप अदलिया को भी आर्बिटर नहीं मानेंगे तो फिर कौन आर्बिटर होगा? मतलब यह है कि एक फैसला आपके हक में आ जाता है, अदलिया जिंदाबाद हो जाती है। दूसरा फैसला, इसमें कोई तहरीक इंसाफ का किरदार अच्छा नहीं है। तहरीक इंसाफ के हक में कई फैसले आए हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी किए उनके हक में फैसले, उनके खिलाफ भी हुए हैं। जब खिलाफ होते हैं वो जज के खिलाफ मुहिम चलानी शुरू कर देते हैं। इसी तरह नून लीग कर रही है और उनके लोग कर रहे हैं। ये बड़ी खौफनाक बात है। अदलिया अगर कुछ अपने आप को स्टैंड कर रही है और एस्टेब्लिशमेंट की अब बोगी नहीं बन रही, तो ये अच्छी बात है। आप पाकिस्तान के अवाम के हकूक के लिए और कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए अच्छा है। अब ये अलग बहस है कि वो आईनी तशरीह क्या है किसी फैसले की, तो उसमें तो कई राय हैं, वो बहस होती रहेगी। लेकिन आप बफर नहीं है, आप भाग नहीं सकते। आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने तो ओरिजिनल सिन को एड्रेस किया है, जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट भी शामिल थी। वो ये कि आपने एक पार्टी को इंतखाबी अमल से निकाल दिया, उससे निशानी छीन लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी तो हमारे फैसले को समझा ही नहीं गया, इसलिए नहीं समझा गया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ओरिजिनल सिन को उन्होंने एड्रेस किया है। और ये बुनियादी बात ये है कि आइन की सुप्रीमेसी का मतलब है जमहूरियत की सुप्रीमेसी, अवाम के हक के राय दही की सुप्रीमेसी। अब वही अगर आप नेगेट कर देंगे तो बाकी ये जो आप लगे हुए हैं कि 17 की जगह 23 जज कर दिए जाएं, और कभी कुछ कहते हैं कभी कहते हैं हम आइन की तरवीब ले आएंगे वगैरह, इससे काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए ये जो मुझे बताएं कि क्या नुकसान होगा इस कोलिशन को अगर वो रिजर्व सीट्स मिल जाएं पीटीआई को। इनकी हुकूमत रहेगी। अगर ये 15-20 सीटें ट्राइब्यूनल में फैसला होकर पीटीआई के हक में फैसला हो जाए तब भी ये कोलिशन रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा। देखिए उससे क्या होगा, अगर समझदारी का मुजाहरा करें तो इलेक्शन पे जो इतराज़ात है दूर हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में आ जाएगी वापस, और फिर ये कि वो एक ज्यादा जोरदार हो जाएगी उसकी ऑपोजिशन, लेकिन वो लेजिस्लेटिव बिजनेस पे तो असरअंदाज नहीं हो सकेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं हुकूमत के बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यकीनन बिल्कुल सही मसाइल की तरफ निशानदेही की है। बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ आलम साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकात मौजूद थे। यकीनन हुकूमत से भी कुछ गलतियाँ हो रही हैं और ये वो संगीन गलतियाँ हैं जिससे हुकूमत का जो परसेप्शन है शफाफ इंतखाबात के ज़रिए इक़्तिदार में आने का, वो परसेप्शन दागदार होता हुआ नज़र आ रहा है और इसके लिए होश के नाखून लेने की बड़ी ज़रूरत है। अगर अपोजिशन सही मायनों में अपोजिशन की ही जगह पर मौजूद है, चाहे मजबूत ही क्यों ना हो, तो इससे हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी। सिर्फ उसके लिए नीयत का होना बड़ा ज़रूरी है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।